दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और तरीन खबरें जानने का। पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मैनपुरी में खुद को सीएम योगी का मुख्य सचिव बताकर एसपी को धमकी दे रहा था शख्स, पुलिस ने धर दबोचा। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, दिल्ली सरोजनी नगर की झुग्गियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक लगाई रोक। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राघव चड्ढा ने ली राज्यसभा की शपथ, बोले शुरू हुआ जीवन का नया अध्याय, केजरीवाल के बारे में कहीं कुछ बड़ी बातें। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत की 1 साल। 5 मई को ममता बनर्जी ने बुलाई बैठक, बीजेपी के नेताओं ने दिया इस्तीफा, तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, यूपी में बिजली संकट पर आया सीएम योगी का बड़ा बयान, अधिकारियों को दे दिए बड़े निर्देश। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गुपचुप तरीके से हो रही थी गांधी आश्रम की करोड़ों रुपए की जमीन की नीलामी, प्रशासन ने रुकवा दी है। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कोविड वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टीकाकरण के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों जानेंगे इन सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूपी के मैनपुरी में थाना बेबर पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बताकर फर्जी कॉल किया करता था और आरोपियों को तत्काल छोड़ने के लिए कहता था। दरअसल ये पूरा मामला मैनपुरी से जुड़ा हुआ है, जहां पर जगत किशोर वाजपेयी नाम के शख्स ने पहले एसएचओ वेबर और उसके बाद सीओ भोगांव और आखिर में अधीक्षक मैनपुरी को कॉल किया और कहा कि उस आरोपी को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया जाए। पुलिस को जब शक हुआ तो उसकी जांच की गई। जांच में पता चला कि ये शख्स इसी तरह फर्जी कॉल किया करता था और 2-4 हजार रुपए के लिए अधिकारियों को धमकाता था। पुलिस ने अभी इसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। दोस्तों आरोपी जगत किशोर वाजपेयी कानपुर के थाना किदवई नगर में जूही वारदेवी का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 59 वर्ष है। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बनकर ये पिछले काफी समय से अधिकारियों को ऐसी ही कॉल किया करता था। फर्जी कॉल का ये काम वो काफी समय से चलता आ रहा था। 2,000-3,000 रुपए के लालच में अधिकारियों को धमकाता था। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो पुलिस की टीम सक्रिय हो गई, जिसके बाद थाना वेबर और सर्विलांस टीम ने फर्जी तरीके से कॉल करने वाले आरोपी जगत किशोर को धर दबोचा। दोस्तों इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए अधीक्षक मैनपुरी ने बताया कि आरोपी खुद को मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बनकर फोन किया करता था, जिसकी तलाश पुलिस को काफी समय से थी। आरोपी ने पहले वेबर पुलिस अधिकारियों को हड़काया और फिर आखिर में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को फोन किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली सरोजनी नगर की झुग्गियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में झुग्गी बस्तियों को गिराए जाने पर जुलाई तक रोक लगा दी है। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक इन झुग्गी बस्तियों को नहीं गिराया जा सकेगा। इससे पहले कोर्ट ने 25 अप्रैल को झुग्गी बस्ती ढाने पर रोक लगाकर केंद्र को इसके पुनर्निवास का नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरोजनी नगर इलाके में करीब 200 झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि एक आदर्श सरकार को मानवता भरा रुख अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा है। अगली तारीख तक अथॉरिटी को किसी तरह की दंडता कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने झुग्गी बस्ती गिराए जाने पर कोर्ट के तीसरे हफ्ते तक रोक लगा दी है। द हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक अगली तारीख तक केंद्र किसी की तरह दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल के फैसले में सरोजनी नगर में करीब 200 झुग्गियों को हटाने के लिए केंद्र के विध्वंस अभियान पर रोक लगाते हुए माननीय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया था। कोर्ट ने कहा था कि 1000 से ज्यादा झुग्गियों में रहने वाले लोगों को फेंका नहीं जा सकता। जस्टिस के.एम. जोसेफ और हरिकेश रोय की बेंच ने 2 नाबालिग स्थानियों की तरफ से पेश सीनियर वकील विकास सिंह की दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा कि हजारों लोगों की बिना किसी अन्य पुनर्निवास योजना के बेदखल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में झुग्गी में रहने वालों की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं ने गुहार लगाई थी कि बिना पुनर्निवास योजना के किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस हरिकेश रोय की बेंच ने अपने आदेश में साफ किया था कि जबरन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक झुग्गी बस्तियों को गिराए जाने पर रोक लगा दी है। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक केंद्र सरकार सरोजनी नगर की झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर नहीं चला सकेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, राघव चड्ढा ने ली राज्यसभा की शपथ। बता दें, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सांसद भवन में अपने कक्ष में राघव चड्ढा समेत 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने से पहले राघव चड्ढा ने कहा कि आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने जा रहा हूँ। मैं अपने गुरु और नेता अरविंद केजरीवाल और अपने बड़े भाई भगवत मान को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वहीं पूरे देश में बिजली संकट गहराया हुआ है। इस पर राघव चड्ढा ने कहा है कि सिर्फ 2-3 राज्य ही नहीं बल्कि देश के 16 राज्य कोयले की भारी कमी और बिजली संकट से जूझ रहे हैं। मेरा मानना है कि राजनीति से हटकर सभी दलों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। कोयला, रेलवे और बिजली मंत्रालय को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना चाहिए। दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति दल बनाने का निर्णय नहीं लिया था और अन्ना आंदोलन अपने खत्म होने की कगार पर था, उसी दौरान राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इसके बाद राघव को 2012 में दिल्ली लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। राघव चड्ढा ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। घोषणा पत्र में उन्होंने 70 वादों का जिक्र किया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के 1 साल 5 मई को ममता बनर्जी ने बुलाई बैठक। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 5 मई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बड़ी बैठक बुला दी है। दोस्तों, बैठक राज्य में टीएमसी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह बुलाई गई है। पार्टी सूत्रों ने रविवार को बताया कि ये बैठक टीएमसी भवन में बुलाई गई है, जिसका उद्घाटन 3 मई को किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल का विधानसभा चुनाव 2 मई को घोषित हुआ था। वहीं ममता बनर्जी ने 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी बीच पश्चिम बंगाल में जीत के 1 साल के बाद टीएमसी राज्य में लगातार मजबूत होकर उभर रही है, जबकि बीजेपी पार्टी में अंतर्कलह मची हुई है। अब बीजेपी के 15 पदाधिकारी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, बता दें, तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि ममता बनर्जी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक 5 मई को बुलाई है। ये बंद कमरे में होगी। हालांकि नया जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल भाजपा में कलह का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। उनके बंगाल दौरे में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। इसी बीच कोलकाता के निकटवर्ती उत्तर 24 परगना जिले में रविवार को बारासात संगठनात्मक समिति के 15 पदाधिकारियों ने एक बार इस्तीफा दे दिया। वे टीएमसी में शामिल हो गए। पार्टी नेताओं के बीच असंतोष ऐसे समय में आने लगा है जब भाजपा हाईकमान ने एक आदेश जारी कर बड़ी घोषणा कर दी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूपी में बिजली संकट पर आया सीएम योगी का बड़ा बयान, अधिकारियों को दिए निर्देश। बता दें, उत्तर प्रदेश में चल रहे बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनर्जी सेक्टर में व्यापक सुधार की जरूरत बताते हुए कहा है कि विभागीय मंत्री अपने महकमे की कार्यप्रणाली की समीक्षा करके हर लेवल पर बदलाव की कोशिश करें। दोस्तों, यूपी सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की व्यापक जरूरत है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों की दृष्टिगत कार्य योजना तैयार की जाए। विभागीय मंत्री द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए हर स्तर पर व्यापक बदलाव के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली का सही बिल समय पर मिले। ओवर बिलिंग, फ्लंस बिलिंग या देरी से बिल दिए जाने उपभोक्ताओं को परेशान करता है। इस व्यवस्था में सुधार के लिए बिलिंग और उनकी वसूली की क्षमता बढ़ाने के लिए ऊर्जा विभाग को ठोस रणनीति बनानी होगी। ग्रामीण इलाकों में विशेष प्रकाश की जरूरत है। दोस्तों, बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि खदानों ने बिजली घरों तक कोयले की ढुलाई के लिए रेल के साथ साथ सड़क मार्ग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बिजली संकट बना हुआ है। ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी के करीब 23,000 मेगावाट बिजली की मांग की तुलना में आपूर्ति 20,800 मेगावाट हो रही है। हालांकि यूपी को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 1,600 मेगावाट,
बिजली मिल रही है। इसके बावजूद अब भी लगभग 2000 मेगावाट बिजली की कमी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मेरठ में गुपचुप तरीके से हो रही थी गांधी आश्रम की करोड़ों रुपए की जमीन की नीलामी। जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। सोमवार को हो रही नीलामी की सूचना मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह को दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इसकी जानकारी डीएम दीपक मीणा को दी। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर संदीप भागिया को फोर्स के साथ भेजा। प्रशासन की टीम ने वहां पहुंचकर नीलामी प्रक्रिया को रुकवा दिया है और कोर्ट के फैसले तक मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दे दी है। मेरठ में गांधी आश्रम की गढ़ रोड स्थित खसरा नंबर 5852 में स्थित 800 वर्ग मीटर जमीन की नीलामी की कोशिश विवादों में आ गई है। इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट में मामले होने के बाद भी गांधी आश्रम प्रबंध समिति जमीन की नीलामी कर रही थी। एसडीएम संदीप भागिया ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया रोक दी गई है। दोनों पक्षों से जमीन का रिकॉर्ड भी मांगा गया। गढ़ रोड पर हापुड़ चौराहे से तेजगढ़ी चौराहा जाते हुए सीधे हाथ की तरफ खसरा नंबर 5852 में स्थित खाली भूखंड का कुल क्षेत्र 3160 वर्ग मीटर था और ये जमीन गांधी आश्रम के प्रबंधन में कुमार आश्रम के नाम से थी। जमीन के मालिकों ने जब अपना हक मांगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उस जमीन से 800 वर्ग मीटर जमीन गांधी आश्रम को दान दी जाए, क्योंकि उसने लंबे समय तक इसकी देखभाल की। आदेश पर अमल करते हुए जमीन के मालिक राजकुमार पत्नी स्वदेश केएल कपूर और रानी कपूर आदि ने जमीन का दान पत्र तैयार कर गांधी आश्रम के पक्ष में रजिस्टर कर दी। रजिस्टर में स्पष्ट कर दिया गया है कि गांधी आश्रम इस जमीन को व्यावसायिक नहीं बल्कि अवैसी उपयोग करेगा। गांधी आश्रम में इसका कोई उपयोग नहीं किया गया और जमीन की चहारदीवारी कराकर एक गेट लगा दिया गया। गांधी आश्रम के सचिव पृथ्वी सिंह रावत का कहना है कि गांधी आश्रम का वर्तमान में 4 करोड़ रुपए बैंक लोन है, जबकि 2 करोड़ के करीब कर्मचारियों की देनदारी है। कोरोना काल में गांधी आश्रम का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जिस कारण जमीन की नीलामी की जा रही है। सर्किट रेट के आधार पर जमीन की कीमत करीब 4.80 करोड़ रुपए है। इसके बावजूद उन्होंने इसकी न्यूनतम बोली 6.30 करोड़ रुपए तय की है। यही नहीं, ये जमीन समझौते के तहत मिली थी और इसीलिए इसकी नीलामी की जा रही है। गांधी आश्रम की दूसरी संपत्ति उच्च स्तर के अधीन है, वे इसकी बिक्री नहीं कर सकती। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कोविड वैक्सीनेशन के सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा फैसला। टीकाकरण के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों देश में एक बार फिर से बढ़ते केस पर जहां सरकार ने पाबंदियों का सिलसिला जारी कर दिया है, वहीं कोरोना वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आदेश दिया है कि सरकार कोविड वैक्सीनेशन के लिए किसी को भी बाध्य नहीं कर सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सरकार नीतियां बना सकती है और बड़े सार्वजनिक अच्छे और स्वस्थ के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है, लेकिन वर्तमान वैक्सीनेशन नीति को अनुचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये अदालत संतुष्ट के वर्तमान वैक्सीनेशन नीति को स्पष्ट रूप से मनमानी नहीं की जा सकती, बल्कि अदालत के पास वैज्ञानिक सबूतों पर फैसला कराने की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।